हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र के इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहां हम लेके आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स या डेली न्यूज आर्टिकल जो पीआईबी, द हिंदू या वेरियस न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें, इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल घटना सूत्र में आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी किए बात करते हैं कौन कौन से एडिटोरियल आर्टिकल आए हैं जिनको मेंस पर्सपेक्टिव से पहले देखेंगे। उसके बाद हम प्रीलिम्स के आर्टिकल देखेंगे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव आपको तीन आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला आर्टिकल है नारी शक्ति के रूप में विकासशील भारत को निर्माण में भागीदारी। तो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच है, वो बात करते हैं कि भारत में महिलाओं की जो भागीदारी है किस तरह से विकसित भारत की दिशा में नए नए कदम बढ़ा रही है, उस संबंध में क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं और कितना अभी उसका इम्पैक्ट दिखा है महिलाओं की भागीदारी में। उस आर्टिकल को हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा आर्टिकल बात करेगा भारत में गरीबी के नए आंकड़े आए हैं। तो देखिए, गरीबी के संबंध में कई आंकड़े जारी होते हैं, कई कमेटी बनी है, चाहे आप तेंदुलकर कमेटी के बारे में बात करें, चाहे वी अलग कमेटी की बात करें। लेकिन और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में भी आप जानते होंगे। तो अलग अलग रिपोर्ट से पता चल रहा है कि भारत में जो गरीबी है और इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कम हुई है। उसको लेके आर्टिकल है यहाँ पे। उसको यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव देखेंगे, जो कहीं न कहीं आपका जीएस-3 पॉवर्टी का जो टॉपिक है, वहाँ पे कवर करता है। फिर तीसरा आर्टिकल भी जीएस-3 का जो एनर्जी का टॉपिक है, उसमें कवर करता है। रिन्यूएबल एनर्जी में पवन ऊर्जा का जो महत्व है, उसके बिंदुओं को रेखांकित करता है। तो आइए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। और उसके बाद हम मेंस के आर्टिकल डिस्कस करने के बाद हम प्रीलिम्स के आर्टिकल देखेंगे कि कौन-कौन सी न्यूज़ है, उन्हें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे समझेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, इंपॉर्टेंट है, मैप है, वो हम देखते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव हम आर्टिकल को एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को मेंस में लिखा जा सकता है, किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है, उन संदर्भों को हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ, ये आर्टिकल पीआईबी में कवर किया गया है और इसमें अगर आप देखोगे महिला सशक्तिकरण के बिंदुओं को रेखांकित करता है। सपोज करिए ऐसा कोई प्रश्न बनता है कि भारत 21वीं सदी के दौर में भारत में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है? व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ वुमेन? खासतौर पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, और किस तरह से वर्तमान सरकार द्वारा कदम उठाए गए, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए, उसको कमेंट कीजिए, उसको क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी कि महिलाओं को लेके जो पॉलिटिकल डाटा है, इकोनॉमिकल रिलेटेड डाटा है, वो कहीं कहीं न कहीं जो पार्टिसिपेशन में कितनी बड़ी है, उस संबंध में बहुत सारे बिंदु आपके दिमाग में आएँगे। तो अगर आप बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो आप शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं या प्रस्तावना में ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि भारत में जो महिला सशक्तिकरण है या वुमेन एम्पावरमेंट है, सिर्फ़ सोशल चेंज नहीं, बल्कि जो नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशन बिल्डिंग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सोचिए कि 100% जनसंख्या है, उसमें अगर आप 49% या 48% जनसंख्या को सिर्फ घर में रख दें खाना बनाने के लिए, या तो उसका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ना हो, तो कोई भी देश विकसित देश नहीं बन सकता। क्योंकि इतनी परसेंट जो डिपेंडेंस आबादी है, वो कहीं न कहीं अगर आप देखें कि आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर सभी की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक्स पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की 11 वर्षों की जो उपलब्धियाँ हैं, उनको उन्होंने रेखांकित किया। 11 वर्षों क्यों? 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद वर्तमान समय चल रहा है 2025। तो ये 11 वर्ष में क्या-क्या महिलाओं के संबंध में नई ऊँचाई छुई, उसके संबंध में ये डेटा यहाँ पे बता रहा है। अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से आर्टिकल यहाँ पे, कौन-कौन से जो करंट स्टेटस है, वो यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वर्तमान में अगर आप देखो तो पीएलएफएस के बारे में आपको पता होगा। अब उसमें महिलाओं की जो भागीदारी, वुमेन पार्टिसिपेशन रेशियो है 2024 में, अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे आप 16% हुआ करता था, तो वो 37% हो गया, 37% हो चुका है। अर्थात जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है पिछले दशक में, और ये 37% यहाँ पे डाटा इसका बता रहा है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम नाम की सरकार ने योजना चलाई थी, उसमें आप देखोगे कि महिलाओं की भागीदारी 43% के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा और अन्य योजनाएँ हैं, जैसे अगर आप देखें पीएम द्वारा अन्य योजनाएँ शुरू की गई हैं, उसमें आप देखो जैसे जनधन खाते हैं, प्रधानमंत्री जनधन खाते, उसमें 55% किसके खाते हैं? महिलाओं के खाते, है ना? जनधन खाते। उसके अलावा मुद्रा योजना में आप देखो मुद्रा योजना में लाभार्थी हैं, उनके संबंध में आप देखेंगे 68% जो मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं, कौन है? महिलाएँ हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो हर एक जो स्कीम सरकार ने चलाई, उसमें महिलाओं की लाभदायक ज़रूर रही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में भी आपने सुना होगा। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रही है। उज्ज्वला योजना में आप देखो कि 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर क्या किए गए हैं?
वितरित किए गए हैं महिलाओं के संबंध में। तो कहीं न कहीं आर्टिकल बता रहे हैं कि महिलाओं के संबंध में जो करंट स्टेटस है, अगर हम पिछले 10 वर्षों की तुलना उसके पिछले 10 वर्षों से करें तो बहुत ज़्यादा बदल चुका है यहाँ पर। अब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो चैलेंजेज़ भी हैं। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? अगर आप देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट हर एक फील्ड में आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बेटियों का जो नामांकन है, एनरोलमेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स काफ़ी यहाँ पे सफल नहीं है, उसके संबंध में यहाँ पर सकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा आप देखोगे स्वास्थ्य के संबंध में, आप देखोगे हेल्थ, स्वास्थ्य के संबंध में आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम शुरू की गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तो गैस सिलेंडर बांटे जाने से उनके जो रोग की संभावना होती है, जो आगे चल के उनको बीमार होने की संभावना होती है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह की योजनाएं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम शुरू किया गया, और एसबीएम के तहत जो शौचालय बनवाने की जो सरकार की स्कीम थी, उसने काफ़ी हद तक कार्य किया। और लगभग अगर आप देखोगे 50 करोड़ से ज़्यादा घरों में जो टॉयलेट्स हैं वो बनवाएँगे। तो इस संबंध में सरकार ने यहाँ पे काफ़ी योगदान दिया। फिर इसके अलावा आप स्वास्थ्य में इसमें देख लिया आपने। फिर इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, आर्थिक भागीदारी। आर्थिक भागीदारी के संबंध में आप देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जनधन खाते योजना है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है। सभी में महिलाओं को जो लोन है लेने की जो प्राथमिकता है वहाँ पे दी गई है। इसके अलावा ऋण में जो ब्याज का भुगतान है उसको भी कम करने का प्रयास यहाँ पे सरकार द्वारा किया गया है। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं? रक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में आप देख सकते हैं महिलाएँ अब लड़ाकू विमान चला रही हैं। बहुत सारी अवनी चतुर्वेदी जैसे जो वायुसेना में पदस्थ अधिकारियों का नाम आपने सुना होगा, और अभी भी सोफिया कुरैशी या अन्य अन्य नाम आपने सुने होंगे। तो कहीं न कहीं अगर आप देखें रक्षा क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है, वो बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें इसरो में भी जो वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंध में महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखो पंचायतों में लगभग 33% 1/3 जो महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे किया गया, कहाँ? पंचायतों में। हालाँकि चैलेंजेज़ वह भी हैं, चैलेंजेज़ कैसे हैं? जैसे आप देखेंगे, एक तो क्या है, कार्यस्थल पर असमान वेतन, है ना? आपको पता है कि अभी भी आप देखोगे कि चाहे महिलाएँ समान काम करें लेकिन वेतन उनको असमान मिलता है, खास तौर पे अनौपचारिक क्षेत्रों में। इसके अलावा देखोगे लगभग 10% के आसपास महिलाएँ सिर्फ संसद या विधानसभाओं में हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जब बात हो रही है 50% जनसंख्या, तो क्या 33% का जो आरक्षण है वो अभी भी पेंडिंग, खास तौर पे पार्लियामेंट को लेके। इसके संबंध में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड आप देखेंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल एजुकेशन को लेकर महिलाओं को लेके कम शिक्षा यहाँ पे होती है, और उनकी उनको जानकारी यहाँ पे कम होती है। तो डिजिटल डिवाइड यहाँ पे एक समस्या यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा यौन हिंसा संबंधी समस्याएँ हैं। तो बहुत सारी समस्या यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें नई भारत एक नई धुरी की ओर प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर महिलाओं का योगदान नीति, समाज और हर एक स्तर में दिखाई दे रहा है। तो उसको यहाँ पे उस पहलू से यहाँ देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने ये आर्टिकल देखा। अगले आर्टिकल हम बात करेंगे आशा की आंकड़े। भारत में गरीबी के नए आंकड़े की स्थिति के संबंध में बात करेंगे। तो क्या इंट्रोडक्शन में आप बात करेंगे, सबसे पहले आप बात करेंगे भारत में अगर आप देखें घरेलू खपत जो सर्वेक्षण है, डोमेस्टिक जो कंजप्शन सर्वे है, उसमें अगर आप देखें तो उसके आंकड़ों के आधार पर ही पता चलता है। इसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके आधारों पर पता चलता है कि जो भारत में गरीबी कम देखने को मिले। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप बता सकते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए आप फैक्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे अगर आप देखो वर्ल्ड बैंक का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा कहता है कि 2011-12 में अगर आप देखेंगे जो गरीबी 27.1% हुआ करती थी, वो 2022 में जाके घट के 5.3% हो गई है। तो यहाँ पे जो अति गरीबी, अत्यंत गरीबी जो हुआ करती थी, उसमें यहाँ पे कमी आई है वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार। इसके अलावा यह भी आंकड़ा वर्ल्ड बैंक देखता है कि 344 मिलियन गरीब हुआ करते थे भारत में, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 75 मिलियन के आसपास जो गरीब भारत में रह गए हैं। और इसके अलावा और क्या, नीति आयोग का आपने डाटा तो देखा होगा। नीति आयोग का कौन सा डाटा है? नीति आयोग का भी डाटा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर, बहुआयामी एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एनएमपीआई। उसका आंकड़ा क्या कहता है? उसका आंकड़ा ये कहता है कि 2005-6 में अगर आप देखो, ये एक हम यहाँ पे सीरीज बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2005-6। 5-6 में आप देखो जो गरीबी थी 55% के आसपास हुआ करती थी, 55.37%। उसके बाद 2016 का समय आता है, 2015-16 का समय आता है, और तब तक गरीबी सिर्फ 24.85% हुआ करती थी। और 2019-21 का यहाँ पे आंकड़ा देता है कि लगभग ये जो गरीबी थी 14.96% के आसपास है। अब आप बताइए, अब आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि अब 5 साल है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% की यहाँ पे कमी हो रही है 5 सालों में, तो अगर इसमें 5% की भी अगर कमी हो चुकी है, तो ये जो गरीबी का आंकड़ा वर्तमान में लगभग 9% के आसपास रह गया है। ऐसा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का यहाँ पे मानना है। अब ये जो आंकड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि
सभी इंडिकेटर को शामिल किया था, यहाँ पे सिर्फ 12 इंडिकेटर को शामिल किया जाता है। 10 इंडिकेटर यहाँ पे किसके हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हैं। इसके अलावा 2 इंडेक्स यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे स्वयं शामिल किए हैं, जहाँ पे बैंकिंग संबंधी जो भागीदारी है उस संबंध में यहाँ पे आंकड़ा देखा जाता है। अब सिर्फ इतना ही यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ एक सूचकांक है, जैसे आपने गिनी कॉग्निफिकेशन के बारे में सुना होगा, गिनी गिनी गुणांक के बारे में आपने सुना होगा। वह भी बताता है कि भारत में जो असमानता है उसका स्तर यहाँ पे भारत में कम हुआ है। अब इसके पॉजिटिव साइड क्या है, क्या है इसके चैलेंजेस, यहाँ पे क्या सहायता है इसमें, तो देखिए पीएम आवास योजना की सरकार ने यहाँ पे शुरू की, जिससे पक्का मकान सबको दिए गए। उसके अलावा उज्ज्वला योजना की सरकार ने शुरुआत की, जहाँ पे गैस सिलेंडर सभी को बांटे गए, जिससे कहीं ना कहीं गरीबी के स्तर पर भी कमी आई। इसके अलावा पीएमजेएवाई जनधन आधार योजना के संबंध में यहाँ पे लाभ मिला, मनरेगा योजना का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई स्वास्थ्य संबंध में, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो खर्च में लोगों के कम हुए। हालांकि चैलेंजेस भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, तो आपको यहाँ पे चुनौतियां भी आपको बतानी है। चुनौतियाँ आपको बतानी है, जैसे शहरी गरीबी सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में है। शहरी गरीबी, आपको पता है कि शहर में कितनी ज़्यादा माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन की वजह से आप देखोगे वहाँ पे कि जो टाउन प्लानिंग है वो पूरी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और इसके अलावा झुग्गी झोपड़ियाँ, ढाबी जैसी जो आपने विश्व की सबसे बड़ी, अगर आप देखें एशिया की सबसे बड़ी जो बस्ती है मुंबई में, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नौकरी मिल गई तो गुणवत्तापूर्ण नौकरी नहीं मिलती, ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जनजातीय और सीमांत समुदायों को और यहाँ पे वंचना का सामना यहाँ पे देखना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंज यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन सुझाव भी है, आपको सुझाव भी आपको बताना है। ऐसा तो नहीं आपको चैलेंज में ही मामला यहाँ पे खत्म कर देना है। तो सुझाव में आपको क्या बताना है कि डाटा ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल होना चाहिए, डाटा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हर 5 साल में आप देखें एनएसएसओ की पूर्व बहाली होनी चाहिए। इसके अलावा टारगेटेड बेनिफिट यहाँ प्रदान किए जाने चाहिए। शहर में भी अगर आप देखें सरकारी योजना चलाती है, सभी को यहाँ पे लाभ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंचित लोगों को लाभ मिले। सरकार को ऐसी योजनाएं शहरों में भी चलानी चाहिए जिससे वंचित लोगों को लाभ मिले, और अर्बन प्लानिंग पर यहाँ पे फोकस करना चाहिए, अर्बन प्लानिंग पर। इस तरह से यहाँ पे सरकार क्या करती है, नई दिशा में यहाँ पे कार्य कर सकती है। बहुजन सेंट्रिक जो पॉलिसी है वो यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति जनजाति शहरों में जो पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। फिर हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल मेंस का बात कर रहे हैं, नवीकरणीय सुरक्षित व भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र को सिर्फ विस्तार नहीं। क्या आर्टिकल करना चाह रहा है, बेसिकली आप ये देखिए अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक अफवाह फैल गई कि भारत में ब्लैकआउट की समस्या यहाँ पे देखने जा रही है, भारत के पास ऊर्जा संबंधी चुनौतियां यहाँ पे ज्यादा बनी हुई हैं। अब उसके संबंध में यहाँ पे आर्टिकल आया, आर्टिकल बात कर रहा है कि भारत पाकिस्तान और जो महत्वपूर्ण ढांचों पर साइबर जो हमले हो रहे हैं, या साइबर हमलों को जो खतरा है उसको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। भारत को यहाँ पे एनर्जी सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है, और बात की जा रही है कि भारत 2030 तक टारगेट क्या लेके चल रहा है, 30 तक टारगेट ये चल रहा है भारत की 500 गीगावाट क्या है ऊर्जा, किससे, नवीकरणीय ऊर्जा से यहाँ पे हमें उत्पन्न करनी है। अब उसमें भी जो 100 गीगावाट है किससे होनी चाहिए, पवन ऊर्जा से होनी चाहिए, पवन ऊर्जा से प्राप्त करने की योजना है। लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा व तकनीकी आत्मनिर्भरता अब अपरिहार्य हो चुकी है, तो इनको भी यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वर्तमान में जो जोखिम है उसको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। वर्तमान में जोखिम अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि साइबर सुरक्षा, अगर आप देखें साइबर सुरक्षा जोखिम की बात कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा भारत में दिखाई देगा, फर्जी पाकिस्तानी दावे में 70% ब्लैकआउट की सूचना यहाँ पे फैला दी। इसके अलावा पवन ऊर्जा को उपयोग करने के लिए जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे साइबर हमले होने की संभावना, SCADA सिस्टम जो होता है, पवन ऊर्जा को संबंधित यहाँ पे उपयोग होता है। इसके अलावा पावर कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, इन सबकी समस्या यहाँ पे दिखाई देती है, मतलब कि संसाधन यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ये तो एक जोखिम हो गया। दूसरा, नीतियों का क्रियान्वयन यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता है, नीतियों का क्रियान्वयन, प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती यहाँ पर। इसके अलावा अभी भी 70% जो पवन हार्डवेयर है वो विदेशी OEM पर आधारित है, मतलब कि विदेशी पर निर्भरता, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एक समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी दिशा में अगर देखें कुछ कदम भी उठाने की आवश्यकता है, यहाँ पे कुछ उठाने की आवश्यकता है। सकारात्मक कदम यहाँ पे क्या सरकार ने उठाए हैं, अगर आप देखें सरकार ने क्या किया, नीति आयोग ने 2024 में एक प्लान बनाया और बात किया कि स्थानीय सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का विकास यहाँ पे आवश्यक है ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यहाँ पे विकास आवश्यक है, कहाँ पे, स्थानीय भारत में, लोकल, इंडिजिनस। ये यहाँ पे नीति आयोग ने बात की, अनिवार्य प्रोटोटाइप परीक्षण होने चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेशन की सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे बात की। साथ साथ ही नीति आयोग ने कहा कि OEM पे जो हमारी निर्भरता है विदेश पर, उसको हमें यहाँ पे कम करने की आवश्यकता है। इसके यहाँ पे आपको निष्कर्ष बताना है इस उत्तर में कि अमेरिका की जो पाइपलाइन साइबर हमले हुए थे, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होगा, यूक्रेन के पावर ग्रिड में हमले हुए, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षेत्र में जो वल्नरेबिलिटी है या सुभेदता है उसकी, उसको यहाँ पे बताता है। तो एक तो हमें दो चीजें करनी है, एक तो हमें ऊर्जा संरक्षण को भी यहाँ पे फोकस करना है, ऊर्जा संरक्षण, उत्पादन,
साथ ही यह साइबर सुरक्षा की साइबर सुरक्षा को भी यहाँ पे इंश्योर करना है कि ऐसे हमारे स्रोतों पर यहाँ पे साइबर हमले ना हो सकें, ये भी हमें यहाँ पे देखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में फिलहाल इतना ही। अब हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ेंगे। गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ेंगे। प्रीलिम्स में कौन-कौन से न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे आज कवर किए गए, उनको यहाँ पे हम फोकस करेंगे और बात करेंगे आज की कौन-कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालेंगे इंडेक्स पर। बात करें हम कौन-कौन से इंडेक्स हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है, बात कर रहा है किसके बारे में? परामर्शात्मक विनियामक निर्माण और आगे बढ़ने के बारे में। तो क्या अगर क्या चीज़ है, इसको थोड़ा-सा हम देखेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आर्टिकल आप देखेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है बिहार वाला, तो उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब वो पहला जो आर्टिकल है आरबीआई के संबंध में है कि आरबीआई सेबी को लेके क्या योजनाएँ हैं, आगे के लिए क्या नई नीतियाँ होनी चाहिए कि किस तरह से पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये पहला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 रेटिंग आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ये फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे योग को लेके, थोड़ा छोटा आर्टिकल है। फिर चौथा आर्टिकल बीपीएस संबंधित है, यहाँ पे नहीं देखेंगे। फिर न्यायिक संबंधितशीलता को लेके आर्टिकल 19 एक के संबंध में आर्टिकल द हिंदू में आर्टिकल आया था, इसको देखेंगे। इसके अलावा मौसम संशोधन विचार पर देखेंगे। भारत मंगोलिया को लेके उलान बटोर में एक एक्सरसाइज हो रही है, उसको यहाँ पे नोमैडिक, उसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर ट्रम्प की जो नीति है उसकी वजह से आप देखेंगे भारत किस तरह से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा दीदी रसोईया भी बिहार संबंधित स्कीम है, तो यहाँ पे हम 5 आर्टिकल को यहाँ पे देखेंगे। हम नए डालते हैं आज के पहले आर्टिकल पर। पहला आर्टिकल क्या कह रहा है कि परामर्श विनियामकी निर्माण। अब ये क्या है परामर्श? देखिए, परामर्श का मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि सजेशन देना है, किसी को सलाह देना। विनियामकी मतलब रेगुलेशन। तो आरबीआई और सेबी जो है ना, उन्होंने नियम बनाने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है, उसको पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए मई 2025 और फरवरी 2025 में पॉलिसी जारी की। किसने? देखिए, आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने कहा फरवरी में 2025 में कि हम जो पॉलिसी बनाएँगे, हम जो कोई स्टेप उठाएँगे, तो ट्रांसपेरेंट उठाएँगे, जिससे लोगों को पता चले उसका रीज़न क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हम यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। और सेबी ने भी इस संबंध में यहाँ पे कहा मई 2025 में कि हम भी ऐसा ही करेंगे। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं इस आर्टिकल के, वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया था और भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका 1949 में यहाँ पे क्या किया गया? नेशनलाइज़ेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण यहाँ पे किया गया। राष्ट्रीयकरण यहाँ पे किया गया। अगर हम बात करें तो आरबीआई का कार्य आपको पता है कि भारत में जो मॉनेटरी रिलेटेड है काम है, इसके अलावा अगर आप देखें नोट छापना, ये सारे काम आरबीआई को यहाँ पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो पारदर्शी नियम निर्माण की पहल यहाँ पे शुरू की गई है, अर्थात ट्रांसपेरेंट रूल बनाने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू की गई है। अब उसका मतलब ये है कि आरबीआई कहता है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी सपोज करिए कि हमने ए डिसीजन लिया, अब ए डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हमें यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा बिफोर डिसीजन असेसमेंट। तो इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करता है आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई बात करते हैं अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमें पब्लिक कंसल्टेशन करनी होगी। 21 दिन के जो सार्वजनिक सुझाव है उसको यहाँ पे मांगना होगा और जो भी लोग सुझाव देते हैं उसके आधार पर हमें कोई भी निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंजाम देना है। और इसके आधार पर जो पुराने नियम है उनकी भी समीक्षा करने की बात यहाँ पे आरबीआई करता है। दूसरा पॉइंट आरबीआई यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आर्थिक आधार पर निर्णय, मतलब जो डिसीजन होनी चाहिए इकोनॉमिक बेसिस पर होनी चाहिए। आरबीआई अब नियम तभी बनाएगा जब कोई क्लियर कारण हो, क्लियर इकोनॉमिक रीजन हो, क्लियर या स्पष्ट कारण हो। स्पष्ट कारण होना चाहिए ना, कोई भी अगर कोई आरबीआई स्टेप ले रहा है, नोटबंदी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई सरकार भी कोई स्टेप ले रही है, तो यहाँ पे क्या है, कारण क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, हमें ऐसा करने से इतनी आर्थिक उसमें फायदे होंगे, इतने इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, इससे ये समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और उसमें आपको कई उदाहरण आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा अब ये जो इकोनॉमिकल डिसीजन होंगे वो किसके अनुसार होंगे? एफएसएलआरसी,
2013। अब एफएसएलआरसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे कि एफएसएलआरसी क्या डिसीजन देगी और उस क्या सिफ़ारिश देगी, उसके अनुसार होंगे, यहाँ पे बात कर रहा है। अब एफएसएलआरसी है क्या? इसके बारे में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। अब देखिए, इसको बोला जाता है फ़ाइनेंशियल, यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, एफएसएलआरसी, एफएसएलआरसी, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। तो वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर में जो समस्याएं आ रही थी, उनको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, और वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में थी? बीएन कृष्णा की अध्यक्षता में थी। उन्होंने उनको 2011 में कमेटी बनाई गई थी और बात की गई थी कि जो फाइनेंस एरिया है, फाइनेंस सेक्टर है, अब फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन से, आरबीआई आ जाता है, सेबी आ जाता है, एडा, पीएफआरडे, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी आती हैं, बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं। उनको लेकर जो समस्याएं हैं, उनके संबंध में एक क्लियरली कोई सजेशन दें कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनमें किस तरह से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में बताया। किस तरह संस्थाओं को यहाँ पे काम करना चाहिए, रेजुलेशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या होनी चाहिए, इसका इन्होंने पूरा असेसमेंट किया। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो ये उन्होंने रिपोर्ट दी। साथ ही उन्होंने यहाँ पे कहा कि देखिए, फाइनेंस सेक्टर पर ना यूनिफाइड कोड होना चाहिए और सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर यहाँ पे लागू होनी चाहिए। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में अगर आप देखो, जैसे आरबीआई है, बैंकों के संबंध में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी है, स्टॉक मार्केट संबंध में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इरडाई है, जो इंश्योरेंस कंपनियां, उनके संबंध में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पेंशन से रिलेटेड कौन सी अथॉरिटी, पीएफआरडी है। इस तरह से बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी भारत में काम करती है, खासतौर पर फाइनेंस सेक्टर में। तो इनको जो इनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। इस संबंध में इन्होंने यहाँ पे बात की थी और बहुत सारे सजेशन दिए थे। तो यहाँ पे आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई यही कह रहा है कि जो डिसीजन लिए जाएँगे, तो इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर होंगे। तो ऐसा नहीं हो कि यूनानिमस डिसीजन यहाँ पे लिए जाएँगे। इसके अलावा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की बात की कि ईयू, यूके वगैरह से सीखा जाए, कौन-कौन से बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई जा सकती हैं, उनको भी यहाँ पे फोकस करने की बात यहाँ पे आरबीआई ने की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक योग समावेशन, इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में अगर आप बात करें, तो आप यहाँ पे पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया गया। उसमें 9 जून से 11 जून तक 3 दिवसीय आयंगर मनाया जाएगा, सॉरी। तो 3 दिवसीय जो 3 दिन का आयंगर योग कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके संबंध में उसका जो थीम है, योग इंक्लूसिविटी, इसका यहाँ पे थीम है, और इसका यहाँ पे टाइम दिया गया है, कब से कब मनाई जाएगी। इसके संबंध में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ भी नहीं है कि प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर को लेके यहाँ पे योगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनेशनल जो योगा डे है, उसमें 2024 में 152 प्लस देशों ने यहाँ पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे में। कब? 2024 में। तो इसलिए जो भारत के सॉफ्ट पावर, उसमें योगा का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। तो जब भी आप सॉफ्ट पावर या किसी चीज़ को लेके यहाँ पे प्रश्न आंसर करेंगे, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि न्यायिक संवेदनशीलता को लेकर यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल का कहना ये है कि हाल के वर्षों में जो भारतीय न्यायालय, इंडियन जुडिशरी है, उसके द्वारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको यहाँ पे ये ध्यान रखा जाना चाहिए था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, कुछ और चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखा गया। अब उन चीज़ों के बारे में आर्टिकल ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने सभ्यता, कल्चर, शिष्टाचार, डिसिप्लिन, है ना, या जो भी चीज़ें, राष्ट्र भावना, इनको यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 19(1) है, ये फंडामेंटल राइट, इसको किसी तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। इन तीनों के आधार पर भी इसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल का मानना है, मेरा मानना नहीं है, ये आर्टिकल का मानना है। तो आर्टिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस संबंध में आरबीआई कहता है कि 2025 में क्या हुआ, सॉरी, आरबीआई में कह रहा हूँ। आर्टिकल क्या कहता है, 2025 में एक युवक ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की आलोचना की, क्रिटिसिज्म किया, तो इस आधार पर उसको दंडित किया गया। तो क्या ये आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। इसके अलावा आर्टिकल कह रहा है कि ये आर्टिकल ये भी कह रहा है कि संवैधानिक सुरक्षा कमजोर हो चुकी है। यहाँ पर बात हो रही, कई कलाकार, इतिहासकार, लेखक है, जैसे प्रोफेसर अली खान, महमूद वाद, उन्हें बिना किसी हिंसा के कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि सरकार की आलोचना, कोई देश की आलोचना मान लिया जाता है और उनको यहाँ पर लगातार सेंसरशिप की जाती है। आईपीसी की धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में कुछ धाराओं का भी जिक्र है। आईपीसी धारा 153, आईपीसी की धारा 295, 505 में अगर कोई राजनीति का सहमति है, तो देखिए, अगर आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल, जो कहते हैं कि आप एक लाइन में नहीं रह सकते। हो सकता है आपकी बात सरकार के खिलाफ हो, सकता है आपका जो विचार सरकार से अलग हो। तो यहाँ पर राजनीतिक असहमति देखने को मिल सकती है डेमोक्रेसी में, ये बहुत आम बात है। लेकिन उस आधार पर कार्रवाई करना, यहाँ पे आर्टिकल 19(1) का यहाँ पे उल्लंघन है। इस संबंध में भी जो पॉडकास्टर रामनीर गौतम लालवानी है, उनको केवल अश्लील भाषा के लिए जेल भेज दिया गया है। तो इस तरह से बहुत से आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे देख लेते हैं।
हर आर्टिकल की हिस्ट्री तो देखते ही हैं, तो कुछ आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री क्या है, आर्टिकल 19(1) की जो डिसीजन मेकिंग हिस्ट्री कहने कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए, उस संबंध में यहाँ पे हिस्ट्री एक रोमिस थॉपर के बारे में आपने नाम सुना होगा। रमेश थॉपर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो क्या है, आत्मा है संविधान की, लोकतंत्र की आत्मा है। किस मामले में? रोमेश थॉपर मामले 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद 2015 का मामला आया, इंपॉर्टेंट मामला आया 2015 में। 2015 में किसका मामला है? श्रेया सिंघल का मामला है, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघल का मामला आया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईटी एक्ट की धारा 66 ए है, उसको असंवैधानिक घोषित करो। आईटी एक्ट की धारा जो 66 ए है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा, कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन स्पीच भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है, मतलब ऑनलाइन स्पीच इज द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19(1)(a। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। इसके अलावा आप देखो कि जो 2010 के पहले के जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, खासतौर पर ऐसे निर्णय को जो फंडामेंटल राइट को यहाँ पे लगातार सुनिश्चित करते हैं। अगले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे नए अध्ययन क्या हुए हैं, खासतौर पे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। अब उसके बारे में देखो, तो एसएआई है क्या? एसएआई है क्या? एसएआई का मतलब क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, यानी धरती के ऊपर वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में छोटे छोटे कणों को छोड़ना, छोटे छोटे एरोसोल को छोड़ना। ये कण कौन से हो सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, सूरज से बहुत सारी किरणें आती हैं जो भारत कह रहा हूँ, जो पृथ्वी को गर्म करती हैं। अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, तो जो गर्म किरणें हैं, सूर्य की किरणें वापस ऊपर की तरफ लौट जाती हैं और धरती ठंडी हो जाती है। यह होता है ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ पे हमने इस एरिया में क्या छोड़ दिया, तो जो सूर्य किरणें फिर वहाँ पे वापस चली गई। ये होता है किसमें? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की प्रक्रिया में। लेकिन अगर आप अभी नजर डालेंगे तो क्या हुआ, ये कब से शुरू होने लगा? तो 1991 का समय था। फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो है, पिनाटुबो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पिनाटुबो फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल कौन सी है? मनीला। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये लोकेशन, अगर ये इंडिया है, ये यहाँ पे आप लोग, ये साउथ ईस्ट एशिया है, और यहाँ पे आप फिलीपींस की लोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे पिनाटुबो में क्या हुआ था कि बड़ी मात्रा में सल्फर गैस निकली थी, और बाद में पता चला कि इससे 2 साल तक धरती दो 0.5 डिग्री ठंडी हो गई। पता चला कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जब निकलती है और ऊपर जाती है, तो इससे परिणाम ये होता है कि सूर्य का टेम्परेचर है, भारत में पृथ्वी में प्रभाव उसका कम होता है। इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि इसके लिए खास हवाई जहाज होना चाहिए, रॉकेट होना चाहिए, जिससे क्या किया जा सके, जो सल्फर डाइऑक्साइड उसको छोड़ने के लिए छोड़ा जा सके, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम उसको यहाँ पे कम किया जा सके। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा। अगला आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे, हालांकि जो आर्टिकल है अर्थ जो फ्यूचर नामक जर्नल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। यहाँ पे भारत मंगोलिया के बीच यहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ, उसके संबंध में यहाँ पे आपको बात करें कि उलान बटोर में नोमैडिक जो युद्धाभ्यास है, कौन सा अभ्यास है? नोमैडिक, NOMADIC, नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास यहाँ पे, उसका 17 संस्करण था, तो 17 सालों से यहाँ पे प्रयास कर रहा है। अगर हम लोकेशन की बात करें, तो मंगोलिया एशिया का सबसे बड़ा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चाइना से लैंड लॉक्ड है मंगोलिया, मंगोलिया, और यहाँ पे रूस से लैंडलॉक्ड है। तो बीच में यहाँ पे अगर आप देखो, मंगोलिया यहाँ पे स्थित है। तो भारत यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे सैन्य अभ्यास यहाँ पे करते हैं। इस संबंध में यहाँ पे ये भी सैन्य अभ्यास हो रहा है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल नहीं था। फिर अगला आर्टिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके संबंध में भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिल रही है। तो देखिए, भारत को हर तरह से चुनौतियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहला चुनौती अमेरिका के संबंध में आप देखोगे, लगभग 3.5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट है, उनके जो वीजा संबंधी प्रावधान से यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, वीजा संबंधी जो नीतियों से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। फिर चीन से भी संबंध अगर आप देखेंगे, भारत वर्तमान की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या, उसमें चीन से संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आप देखोगे कि अभी लद्दाख में, डेमचौक में, डेपसांग में जो प्रॉब्लम हुई थी, जिस वजह से अगर आप देखोगे सारी चीजें हुई, तो वहाँ पे भी भारत को यहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ा है। फिर इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई, उसके बाद भारत को बहुत सारी समस्या यहाँ पे देखने को सामना करनी पड़ रही है, खासतौर पर लोकतांत्रिक पतन हुआ वहाँ पे, इसको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान संबंध में आप देखें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भारत को समस्या देखने को मिले हैं, सिंधु घाटी जल समझौते को लेकर समस्याएं देखने को मिली। तो बहुआयामी रूप से बहुस्तरीय समस्याएं भारत को यहाँ पे देखने को मिली, ये आर्टिकल का यहाँ पे मानना है। तो इस तरह से इनको बेहतर कूटनीति और बेहतर संबंधों के हिसाब से इसको यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।